हाँ जी, आवाज आ रही है उस रूम में? आवाज ठीक है उस रूम में? लगाए। अरे मैंने कहना था, तू करना था ना यार शुरू। कब से किया मैं ऑन? अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये मैंने कल किया था सॉल्व फाइफो से, पार्ट डी, एफ को। एफ को परपेचुअल, एफ को परपेचुअल। कल वाली बात का छोटा सा रिकैप। फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पुराने आए पहले वो निकले और जो बचे रह गए वो नए में से हैं। और रूल यही है, पीरियोडिक में ये रूल कैलकुलेट कब हो रहा है? पूरे पीरियड के एंड पे, पूरे पीरियड को सामने रख के। और परपेचुअल में ये कैलकुलेट कब हो रहा है? हर ट्रांजेक्शन के साथ साथ। इसी तरह से एफको का रूल क्या था कि जितने पहले पड़े थे और जितने और आए उन सबको मिलाकर एक एवरेज रेट। तो इसकी वजह से जो गए और जो बचे रह गए वो सब सेम रेट वाले। काम यही है, लेकिन पीरियोडिक में ये काम कब हो रहा है? पीरियड एंड पे, पूरे पीरियड को सामने रखे। यही काम परपेचुअल में कब होगा? हर ट्रांजैक्शन के बाद। तो बस काम रूल वही है। पीरियोडिक में ये पूरे पीरियड के ऊपर इकट्ठे ओवरऑल अप्लाई हो रहा था, जबकि परपेचुअल के अंदर हर ट्रांजैक्शन के बाद। तो आप तो खैर दोबारा ही बनाएंगे, मैंने भी खैर आज दोबारा ही बनाया, लेकिन फाइफो से मैं रिलेट ऐसे कर रहा हूं कि टेबल तो ऐसे ही बनेगा, ये भी ऐसे ही है, बस बैलेंस में फर्क ये पड़ेगा कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें बैलेंस अपडेट करना पड़ा करेगा। इसी तरह जो इशू है वो इस तरह तोड़ने की बजाय सब पे एक ही रेट लगा करेगा। तो ये एफ को से मैं परपेचुअल बना के दिखा रहा हूं। एफको में एवरेज रेट निकालने का फार्मूला क्या था जो कल पीरियोडिक में पढ़ा था? ओपनिंग की अमाउंट प्लस जो खरीदा उसकी अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स प्लस परचेज के यूनिट्स। ये फार्मूला एफको का परपेचुअल में भी यही लगेगा, लेकिन पहले ये पीरियोडिक में पूरे पीरियड को टोटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर लग रहा था, अब हर ट्रांजैक्शन पे लगेगा। जैसे 3 जून को जब ये परचेज आएगी तो हमें बैलेंस में नया एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, निकलेगा ऐसे ही। 3900 रुपए का पहले पड़ा था, प्लस कितना और आ गया? 16500 का। तो टोटल कितना हो गया? देखें, 3900 रुपए का पहले था, 16500 का और आ गया। कितना टोटल स्टॉक हो गया? 20400। 130 यूनिट्स पहले थे, प्लस मेरे साथ साथ तो बेटे कैमरा, 130 पहले थे प्लस 500 और आ गए, तो स्टॉक में हो गए 630। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, 0.38। तो फार्मूला यही लगाया है, लेकिन अब परचेज के बाद अपडेट हो गया। अभी मैंने इस फार्मूले से बताया था, अब मैं यहां टेबल से दोबारा बताता हूं। हर परचेज के बाद इतनी अमाउंट का स्टॉक पहले था, इतना साथ मिलके स्टॉक इतने का हो गया। इतने यूनिट्स पहले थे, 500 और मिलके इतने हो गए। तो अब अगर इतने यूनिट्स टोटल इतनी अमाउंट के हैं तो डिवाइड करके एवरेज रेट निकल आएगा।
और 7 तारीख को कितने सेल हो रहे हैं? अब जो 375 है, फाइफो में तो 2 लाइनें अलग अलग लिखी थी, एफ को है, जब ये 375 सेल हो रहे हैं उस वक्त स्टॉक की पोजीशन क्या है? ये, तो वो जो 375 बिक रहे हैं वो यही वाले, फोर, चले 3 कर लेते हैं। 630 में से 375 बिक गए तो स्टोर में रह गए 255, यही वाले। कैमरा इस ठीक है, कैमरा इधर ही रखना है इस शीट पे ही, स्मान, ठीक है। ये टेबल पूरा आ रहा है। हाँ जी, अब हो गया ठीक। अनम्यूट हो गया कि म्यूट है अभी? आवाज आ रही है? यहां पर अमाउंट, अच्छा यहां पर जो अमाउंट लिखनी है ना आपने, वो दिस इंटू दिस नहीं करना, दिस माइनस दिस करें। एट टू 57 है, राउंडिंग ऑफ का फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये जो भी हम टेबल बना रहे हैं ना, मैं एफ को परपेचुअल बस एक दफा मैं टेबल ऐसा बनवाऊंगा और उसके बाद ना मैं इस टेबल की शक्ल चेंज कर लूंगा, लेकिन वो टेबल की शक्ल फाइफो में नहीं चलती, फाइफो में ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एफको में चलेगी, उससे टाइम बच जाएगा। अभी जो मैंने एफको का ये टेबल बनाया ना, एक सवाल में और कराऊंगा, उसके बाद फिर इस टेबल की शक्ल को छोटा कर दूंगा, तो उसमें फिर आपको ये वाला ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। इसमें से इतने बिक गए, बाकी इतने रह गए, इतनी अमाउंट के यूनिट थे, इतनी अमाउंट के बिक गए, बाकी इतने रह गए। तो जब मैं कह रहा हूं बाकी इतने रह गए तो माइनस करके ही आएंगे ना। फिर क्या हुआ, अब देखिए परचेज हुआ है ना, फिर से रेट अपडेट होगा, 255 यूनिट्स पहले थे, 340 और आ गए, 595, इतने रुपए के पहले थे, उतने रुपए के और आ गए, 497। तो अब नया एवरेज रेट क्या बन जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 4 फिर 15 तारीख को सेल हो रहे हैं कितने, तो वो यही वाले ही होंगे, 350 सेल हो गए, 34.45 वाले, 12058, 595 में से 350 सेल हो गए, 245 रह गए यही वाले, और इतने रुपए के थे, इतने रुपए के गए,
24 तारीख को फिर सेल हो गए 150। देखें जब सेल हो रहे हैं ना तो 200, जब सेल हो रहे हैं ना तो देखना है उससे पहले स्टॉक में कितने हैं, बस वही वाले सेल हो रहे होंगे। तो 200 जब सेल हो रहे हैं तो स्टॉक में इतने पड़े में यही वाला ही होंगे। 34.45 68 45 रह गए यही वाले 1549 और 29 तारीख को 150 और आ गए तो 45 पहले थे, 150 और आ गए तो 195 बन गए। 1549 के पहले थे, 5850 और आ गए तो नया एवरेज रेट आ जाएगा 37.9। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। जीरो 9 31091। ये हो गया एफको परपेचुअल। हाँ जी नोटेड। तो चलूँ आगे। अच्छा चलें करते जाएं, नोट साथ साथ सुन लें। ये जो अभी 4 पार्ट्स किए, फाइफो पीरियोडिक, फाइफो परपेचुअल, एफको पीरियोडिक, एफको परपेचुअल, इन चारों की ना एक समरी बताएं मैं जो पूछूं, और उसको नोट करके उसके 1-2 कंक्लूजन। तो ये एमसीक्यू में भी हो सकती है बात टेस्ट,
और 2-3 नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट भी हो सकता है। इन चारों सवालों में मैंने 2-2 फिगर्स कैलकुलेट किए हैं। FIFO पीरियोडिक का आंसर बताइएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स 74, क्लोजिंग स्टॉक 7470 31020, एफ को पीरियोडिक 31880। ये जो अभी बात बता रहा हूँ ना, ये एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है, और नॉर्मल पूरे सवाल में कोई पार्ट ए पार्ट बी 2 नंबर का टेस्ट हो सकता है। अच्छा, ये फाइफो की ना दोनों फिगर्स ये इत्तफाकन बराबर है, अगले सवाल में नहीं रहेंगी बराबर। अभी जो अगला सवाल करेंगे उसमें बराबर नहीं रहेंगी, तो इसलिए ऐसा कोई रूल ना बना लेना कि पीरियोडिक परपेचुअल का सेम आंसर आता है। नहीं, इसका और है, इसका और है। मैंने कलर भी अलग अलग कर दिए। पहले काली काली फिगर्स को कंपेयर करते हैं। फाइफो की नहीं, एफको की कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइफो से ज्यादा है। एफको की कॉस्ट ऑफ सेल्स, चाहे काला काला कंपेयर करें चाहे लाल लाल कर लें, एफको की कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइफो से ज्यादा है। ये सही है बात? फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक एफको से ज्यादा है, चाहे काला काला चेक लेने चाहे लाल लाल। फाइफो का क्लोजिंग एफको से ज्यादा है, फाइफो का क्लोजिंग एफको से ज्यादा है। नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा की बात नहीं हो रही, कॉस्ट। क्यों है ऐसा? फाइफो का क्लोजिंग ज्यादा क्यों है? क्योंकि प्राइसेस महंगी होती जा रही हैं, तो फाइफो इस बेस पे कैलकुलेट हुआ होता है कि क्लोजिंग नए में से बचा होगा, तो वो सब महंगे वाला ही ले रहा है। जबकि एफको में क्या हो रहा है, महंगे सस्ते सब एवरेज हो रहे हैं, इसलिए फाइफो का क्लोजिंग एफको से ज्यादा आएगा, चाहे वो पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो। दोबारा, फाइफो में चूंकि क्लोजिंग स्टॉक नए में से बचा होगा और नया महंगा वाला है, तो जब वो बचा ही नए में से होगा, महंगे वाले में से बचा होगा, इसलिए फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा। एफको में सस्ता महंगा सब एवरेज किया हुआ है, तो इसलिए वो कम आ रहा होगा। कॉस्ट ऑफ सेल में उलट है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल क्लोजिंग का उलट है। अगर फाइफो वाले कह रहे हैं महंगा बचा रह गया है, तो जो बिका है वो सस्ता वाला था, तभी फाइफो की कॉस्ट ऑफ सेल्स एफको की कॉस्ट ऑफ सेल्स से कम होगी। तो इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है एफको के क्लोजिंग से, और फाइफो की कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है एफको की कॉस्ट ऑफ सेल्स।
उस क्लास में बेटा इस बात पे पूछना है किसी ने कुछ? ये जो मैंने समरी बताई पूछना है? इधर ही हो ना भाई, कैमरा इधर ही है ना। चले ये पब्लिक डिमांड पे दोबारा बता रहा हूं। फाइफो की बेस ये है कि जो पहले आए थे वो पहले बिक गए, तो जो क्लोजिंग स्टॉक में बचे हुए हैं वो नए वालों में से हैं। और मैंने यहां लिखा है इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, यानी अगर महंगाई हो रही है तो देखें महंगाई हो रही है ना, हर अगली परचेज पिछले से महंगी है, ये मतलब है इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस। अगर महंगाई हो रही हो और परचेजेस ज्यादा रेट पे होती जा रही हो तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक चूंकि लेटेस्ट परचेजेस में से है तो वो सबसे महंगी वाली परचेजेस में से, तो जब इस पे कॉस्ट का रेट ही ज्यादा लगा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ज्यादा ही आएगी ना। और फाइफो में तो ये ज्यादा है, एफको में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कम क्यों आ रही होगी? क्योंकि एफको का क्लोजिंग स्टॉक एवरेज रेट पर है और एवरेज रेट महंगा सस्ता सब एवरेज हो गया हुआ है, तो इसलिए फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक एवको से ज्यादा होता है, चाहे वो पीरियोडिक कंपेयर कर लें चाहे परपेचुअल कर लें। बात पीरियोडिक परपेचुअल की नहीं है, बात इन दोनों के कंपैरिजन की है। और अगर फाइफो कह रहा है कि महंगी वाली चीजें बची हुई हैं, जो बिकी हैं वो सस्ती वाली थी, तो इसीलिए फाइफो की कॉस्ट ऑफ सेल्स एवको की कॉस्ट ऑफ सेल से कम आ रही है, क्योंकि फाइफो के मुताबिक जो बिकी है वो सस्ती वाली थी, जो बची है वो महंगी वाली थी। एफको के मुताबिक सब एक जैसी थी। और अगर इतने तो समझदार आप लगते ही हैं, अगर प्राइसेस गिर रही होती तो बस हो जाता, और अगर प्राइसेस कांस्टेंट होती तो, अगर प्राइसेस ही कांस्टेंट होती तो फिर कौन सा फाइफो कौन सा एफको, प्राइस ही एक चल रही है तो फिर एक जैसा ही होना था। तो ये चीज एमसीक्यू में या कोई छोटा सा थ्योरी का पार्ट हो सकता है टेस्ट। अच्छा, इसी तरह से एक दफा एक टेस्ट हुआ था पार्ट थ्योरेटिकल, ये भी एमसीक्यू में हो सकती है बात, कि इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस, फ्लक्चुएटिंग कम ज्यादा हुए जा रही, तो अगर फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस हैं, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस एवको इज अ बेटर मेथड, एवको इज अ बेटर मेथड, एवको इज अ बेटर मेथड देन फाइफो। अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है ना तो एवको फिर ज्यादा बेहतर मेथड है यूज करना। अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं तो एवको फाइफो से बेहतर मेथड होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर सवाल में डाटा दिया हुआ है और प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं और सवाल वाले ने कहा है फाइफो मेथड फॉलो होता है और आप कहें नहीं मुझे लगता है कि एफको बेहतर है, तुमने सवाल गलत बनाया, तो ये सिर्फ थ्योरेटिकली टेस्ट हो सकती है बात, वरना सवाल में तो जो मेथड का है वही लगाना है। इन चारों सवालों में पीरियोडिक और परपेचुअल की कैलकुलेशन, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होता है, तो अगर किसी चीज़ पे कोई एतराज़ इख्तलाफ है तो बताएं,
फिर मैं रिटर्न्स डाल के और सवाल कराता हूँ। इनमें कोई एतराज़ तकलीफ? चलें और करते हैं सवाल। अब किताबें आपके पास हैं, ये रिकॉर्डिंग वालों के पोर्टल पे हैं, और वैसे भी रिकॉर्डिंग वालों से भी वो सॉफ्टवेयर ग्रुप में शेयर की हुई है चैप्टर 1, और आपके पास हैं। तो किताब खोलें और इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाएं। मैं करता हूँ। इलस्ट्रेशन 2 पढ़िए, पेज 5 पे होगी शायद, 5 या 6 पता नहीं। पेज 5 पे, पेज 5 पे इलस्ट्रेशन 2 पढ़ ले, मैं करता हूं। पेज 5 इलस्ट्रेशन 2 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। हाँ जी, पढ़ लिया होगा इतनी देर में। तो अब इसमें वही 4 चीज़ें मैंने पूछी हैं, और इसमें पिछले सवाल से कंपेयर करके बस मैंने रिटर्न्स डाल दिए हैं, और गुड्स चोरी भी, मेरा ख्याल आग लग गई। हाँ जी, आग लगा दी मैंने, और ओनर भी ले गया चीज़ें। इलस्ट्रेशन 2 FIFO पीरियोडिक करते हैं पहले। FIFO पीरियोडिक, FIFO पीरियोडिक कर रहा हूं पहले। नंबर 3, अप्रैल के महीने का क्लोजिंग स्टॉक कितना? यूनिट्स दिए में हैं, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए में। सवाल पढ़ लेते तो पता चल जाता, नहीं दिए हुए। तो क्या करें फिर?
प्लस माइनस कर लें। ओपनिंग स्टॉक 200 है, परचेजेस ऐड करके सेल्स लेस करके परचेज ऐड, परचेज रिटर्न्स लेस 230 लेस 40 लेस 60 और 10 ऐड, क्योंकि सेल रिटर्न स्टोर में वापस आ रही है। परचेज ऐड गुड्स लॉस्ट बाय फायर लेस, कितना आ गया 240। तो क्लोजिंग यूनिट्स आ गए 240 यूनिट्स, 240 यूनिट्स आ गए। ये बाकी भी सुने सुनाए पे ना यकीन करें, कैलकुलेट करके देखें भाई, सब लोग कैलकुलेट करके देखें, पता तो चले क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। अच्छा वैसे ना यहाँ हर बैच में तकरीबन एक सवाल आया करता था, वो आया नहीं अभी तक, चलो खुद ही बता देता हूँ, आप फिर सारे काबिल बच्चे हैं। ये जो हम 375 यूनिट्स बेच रहे हैं, 350 बेच रहे हैं, इतने का बेच रहे हैं, इतने का बेच रहे हैं, ये कॉस्ट है। इस टेबल में कहीं सेल वैल्यूज नहीं लिखी, चाहिए भी नहीं थी, इसलिए मैंने सवाल में बताई भी नहीं थी। तो इस टेबल में कहीं भी सेल वैल्यू नहीं आ रही, यहां पर जो यूनिट्स बिक रहे हैं उनकी कॉस्ट आ रही है, यहां सेल वैल्यू नहीं है। 240 देख लें बेटा कैलकुलेट करके, जरूर सबसे हो रहा है कि नहीं। टू 240 हो गया सबसे। फाइफो पीरियोडिक, फाइफो पीरियोडिक में क्या होगा कि जो सबसे आखिर में परचेजेस हैं उन्हीं में से बचे होंगे। तो इसमें परचेजेस आपके पास तो बुक में लिखी हुई है, मैं चूंकि जिक्र करना है इसलिए मैं बोर्ड पे दोबारा लिख रहा हूँ। परचेजेस बताइएगा मुझे, ओपनिंग कितने 200, कितने वाले 20, ठीक है। परचेजेस बताइए 500 हैं 25 वाली, फिर 100 हैं 28 वाली, 150 30 वाली, और बस। खरीदी थी वापस कर दी तो वो आते ही गई, तो इसलिए रिटर्न्स इनमें से नेट हो जाएंगी। परचेज रिटर्न्स हैं 20, कौन से वाली, इसमें से 20 गई हैं, ये लिखा हुआ है साथ। परचेज रिटर्न 2 अप्रैल वाली परचेज, तो 2 अप्रैल वाली परचेज वो 500 यूनिट्स थी, तो ये 20 उसमें से गए हैं। क्लोजिंग स्टॉक 240, 50 किन में से बचा होगा, 150 इसमें से और बाकी 90 इसमें। अच्छा अगर ऐसा होता, अगर कि ये 20 इनमें से रिटर्न हुए होते तो फिर ये 100 नहीं ये 80 होने थे। तो 150 इस 240 में से 150 ये होते, 80 ये होते और 10 उसमें से होते। तो जब हमने फाइफो में रीसेंट परचेजेस लेनी है तो वो नेट ऑफ रिटर्न्स करके लेनी है, और रिटर्न्स के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन से वाले में से रिटर्न हो रही है। तो इसमें मैंने खैर मेंशन किया भी हुआ था। तो इस सवाल में फाइफो का आंसर हो जाएगा
जी जी, अच्छा हाँ भाई, वो सवाल ये पूछा है कि जो 10 आग खा गई है तो वो भी इसमें से निकाल दें। हाँ जी, अच्छा चलें फिर मैं साथ ऐड कर देता हूँ। तो वो जो 40 ओनर ले गया फिर वो भी इनमें से निकाल दें हैं। नहीं नहीं, अच्छा क्यों लग रहा है 10 इसमें से निकालनी चाहिए? हम्म, ये कैसे पता उनमें से हुई है? इसी तरह तो फिर वो जो ओनर ले गया फिर क्या पता वो भी इनमें से लेके गया हो। अच्छा चलें, ठीक है, 150 में से 10 खराब हुई हैं। ये जो हम लोग फाइफो एफ को पढ़ रहे हैं इसमें क्या हमें सब एग्जैक्टली पता होता है कि जो पड़ी हुई हैं लाजमी वो नए वाले में से नहीं पता होता ना, हम तो अज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसलिए फाइफो की अजम्पशन ही यही है कि जो बचे हुए हैं वो नए वाले खैर खैरियत से बचे में। देखें, अगर किसी घर के बारे में चला हाजी फलाने घर में फौतगी हो गई है तो जहन में किस शख्स के बारे में फौतगी जो सबसे पुराना है? तो फाइफो में है ही यही रूल कि नए वाले तो बचे ही हुए हैं। जी जी, सेल रिटर्न, हाँ। हम्म, अच्छा, सवाल यह है जी कि ये जो हमारे पास स्टोर के अंदर जो पहले थे और जो मजीद आए, तो फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक हम आखिरी वालों में से लेते हैं। तो सवाल एक स्टूडेंट का यह है कि स्टोर में सेल रिटर्न वाले भी तो वापस आए पड़े, यही पूछ रहे हो ना? तो वो कौन से रेट वाले हैं? अच्छा ये सवाल नहीं सही, एक और सवाल पूछता हूं, ये इनके अलावा है? इन्हीं में से ही है, क्योंकि स्टोर में जब अपने रेट के साथ कोई पहली दफा एंटर हो रहा है तो वो परचेज ही है जो एंटर हो रहा है। इन्हीं में से बिकेंगे, बिके हुए वापस आ जाएंगे। इस क्लास में एक स्टूडेंट रजिस्टर हो रहा है, वो रजिस्टर हुआ क्लास में और क्लास में आकर बैठ गया, फिर उन्हीं में से एक उठा वॉशरूम गया फिर वापस आके बैठ गया। तो अब जब वो वापस आ रहा है वो कोई नई रजिस्ट्रेशन थोड़ी है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे आए थे उन्हीं में से गया था, उन्हीं वही फिर वापस आ गया। तो सेल रिटर्न इन्हीं में से ही है, कोई अलग से यूनिट तो नहीं है, क्योंकि यही है जो पहली दफा स्टोर में आए थे, इनमें से कुछ बिक गए इन्हीं में से, और जो बिके थे वो वापस आ गए। तो वो कोई इनके अलावा नहीं है, इन्हीं में से ही होने थे ये। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचे हुए हैं वो भी इन्हीं में से ही हैं। अब इनमें से फाइफो रूल के मुताबिक आखिरी वाले खैर खैरियत से मौजूद हैं, बस रूल है, फाइफो का रूल ये है कि आखिरी वाले लाजमी बचे हुए हैं। तो ये 240 होंगे, 150 ये, और 90 इसमें से। तो 90 28 वाले और 150 30 वाले, 702, ये हो गया फाइफो पीरियोडिक। नहीं कॉस्ट तो चलिए मैंने पूछा ही, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है। एफ को पीरियोडिक, पीरियोडिक इसमें एवरेज रेट पूरे पीरियड का सामने रख के कैलकुलेट हो रहा है। तो पूरे पीरियड में एवरेज रेट निकालने के लिए किन किन को साथ कंसिडर करना होता है? ओपनिंग को और जो आए थे नए परचेज होके, लेकिन जो चले गए वो नेट। तो अमाउंट भी चले यही लिख लेता हूं, ये कितने हैं?
4400 और इनका नेट बताइएगा। नेट नेट बता रहे हैं 12,000। ये तो एवको में रेट कैसे निकलेगा? ये सारी अमाउंट्स ऐड डिवाइड बाय सारे यूनिट्स ऐड। तो एवको में एवरेज रेट निकलेगा 4400 प्लस ये सारे कितने, वन 9300 डिवाइडेड बाय 200 और ये सारे कितने 730 20। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा 240 यूनिट्स 25.48 वाले 6। ये हो गया फाइफो और एफको पीरियोडिक। अब बनाता हूं परपेचुअल। उनका फैक्ट क्यों लेना था? अच्छा ये बाकी लोग भी सुने यार, मुझे लग रहा है कि ना शायद आपको इंट्रो में कुछ ऐसा सा याद है। मैं सवाल दोहरा देता हूं। जब हमने एवरेज रेट निकालना है तो हम एवरेज कर क्यों रहे हैं? क्योंकि सबके रेट्स डिफरेंट थे। रेट आया कब था, मतलब ये रेट कब तय हुआ था और किन आइटम्स के लिए डिफरेंट रेट थे? जो खरीद कर ला रहे थे या जो पड़े थे, पड़े पड़े 2 दिन बाद रेट चेंज हो जाता था। हैं? रेट किनका, नया रेट किनका आ रहा था? जो खरीद रहे थे। तो हम जब एवरेज रेट कर रहे हैं तो इस एवरेज कैलकुलेशन में उन्हीं आइटम्स को ही लाएंगे जो अपने अपने रेट्स के साथ आए थे मैदान में, यानी जो परचेजेस थे। अब एक सवाल यह है कि हम एवरेज रेट निकालते हुए गुड्स लॉस्ट को परचेजेस में से माइनस क्यों नहीं कर रहे, या मैं खुद ऐड कर देता हूं, फिर ड्राइंग्स को भी क्यों नहीं माइनस कर लेते? तो क्यों नहीं कर लेते? या ये सवाल ही नहीं समझ आया? मैं सवाल दोबारा दोहराता हूं। मैंने ये कहा है कि हम लोग एफको में जब एवरेज रेट निकाल रहे हैं तो हम रेट का एवरेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट आइटम्स का डिफरेंट रेट था। वो कब रेट निकला था, रेट डिटरमिन कब हुआ था? जब खरीदे गए थे। और कल भी मैंने बात की थी, दोबारा दोहराता हूं, ये 25 रुपए कैसे निकला होगा? वो जैसे वो 27 रुपए निकला था कि जब ये 500 यूनिट्स खरीद कर ला रहे थे, टोटल खर्चा, इनवॉइस वैल्यू, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, फलाना फलाना फलाना, डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स, तो 25 आया होगा। तो अब ये जो नए ये जो डिफरेंट रेट्स हैं, ये मसला इन डिफरेंट रेट्स का ही है ना। अगर सबका रेट एक जैसा होता तो फिर कौन सा एफको कौन सा फाइफो? एफको करना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि रेट्स डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट रेट्स कब अराइज हुए? जब परचेज हो रही थी। तो हम लोग जो एवरेज रेट निकालना चाह रहे हैं,
इनमें हमें कौन सी आइटम्स कंसिडर करनी चाहिए, जो जो परचेज हुई थी। तो इसलिए हम सिर्फ परचेजेस ले रहे होते हैं। रिटर्न क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि वो परचेज हुई रिवर्स हो रही है, उसी सप्लायर को वापस कर दिया, इसलिए नेट कर रहे हैं। क्योंकि परचेज थी रिवर्स हो गई, इसलिए माइनस कर रहे हैं। गुड्स लॉस्ट और ड्राइंग्स भी शायद किसी स्टूडेंट को लग रहा है, मुझे याद आया, हाँ, कुछ बच्चे ना इंट्रो में ऐसे पढ़ के आए होते थे, वो गलत थी बात, कि एवरेज रेट निकालते हुए ड्राइंग्स भी माइनस कर दो, गुड्स लॉस भी माइनस कर दो। अगर किसी के जहन में ये है तो ये इसलिए गलत है कि जो ड्राइंग्स थी या गुड्स लॉस थी वो इन्हीं में से ही कोई थी ना, या इनके अलावा थी? यानी वो ये थी या ये थी, इन्हीं में से कोई थी। तो वो तो इनमें से ही थी। हम तो एवरेज उन रेट्स का कर रहे हैं, हम एवरेज उन रेट्स का कर रहे हैं जो नए रेट्स स्टोर में इन हुए थे पहली दफा। इन्वेंट्री जब स्टोर में आ रही थी अपने नए रेट के साथ, वो कब आ रही थी? यानी नया रेट किस किस को लॉट हुआ है? जो परचेज होके आ रहे थे। तो एवरेज रेट निकालते हुए हमने सिर्फ परचेज वाली ट्रांजैक्शंस लेनी है। ड्राइंग्स और गुड्स लॉस्ट इसमें मिक्स इसलिए नहीं कर देनी कि वो इनमें से ही तो थी। ऐसे तो फिर सेल्स भी माइनस कर दे, क्योंकि जो आए थे उनमें से कुछ बिके भी तो हैं, जो आए थे उनमें से कुछ जाया भी तो हुए। तो इसलिए अगर हम माइनस करने लगेंगे तो फिर सारे ही माइनस कर देते हैं। तो हम सिर्फ परचेजेस इसलिए ले रहे हैं कि जिन जिन के अपने अपने रेट्स आए थे हमने उनका एवरेज करना है। और अगर किसी के जहन में ये शक था भी ना कि ड्राइंग्स क्यों नहीं लेस की या गुड्स लॉस क्यों नहीं लेस की, मेरे ख्याल में शायद उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि गुड्स लॉस की एंट्री क्या होती है पीरियोडिक में गुड्स लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? गुड्स की ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। शायद इस एंट्री की वजह से धोखा पड़ रहा हो कि चूंकि उनकी एंट्री में परचेजेस क्रेडिट करते थे इसलिए उन्हें यहां से माइनस करना चाहिए। भाई वो अकाउंटिंग थी, वो डेबिट क्रेडिट था। यहां पर एवरेज रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए एवरेज रेट कैलकुलेशन में हमने सिर्फ ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि वो पहले से अपने रेट पे मौजूद है, और नेट परचेजेस को काउंट करना है। ड्राइंग, गुड्स लॉस, सेल रिटर्न्स, उनका यहां कोई काम नहीं है। एक बार रेट एवरेज हो गया, अब जितने गए, जितने ओनर ले गया, जितने चोर ले गया, जितने नदी नाले में बह गए, वो सब इस रेट वाले थे। एफ को पीरियोडिक में और किसी का कोई सवाल? उस रूम पूछा है कुछ? उस रूम में बेटा कोई सवाल किसी का? बाकियों से तो पूछ ले यार, बाकी किसी का है सवाल? 5 ऑफ परपेचुअल करता हूं। ये बता दूं सारा। 5 ऑफ परपेचुअल की हेडिंग दे लें, वो करता हूं।
1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक कितना? 200 यूनिट्स हैं, 22 वाले 4400। अगले महीने में जब इंशाल्लाह उधर इकरा कैंपस होंगे ना, तो अपना रूम में ये ऐसे वाला बनवा रहा हूं। ऊपर से कोई गिर के मर भी सकता है ऐसे है। 1 अप्रैल के आगे क्या हुआ? अंदर गए थे? बाहर तो एंड भी आएगा ना यार। अंदर से फारिग होंगे तो बाहर तक आएंगे ना। अंदर तो जाने भी नहीं देना था आपको किसी ने। वो तो 2 अप्रैल का क्या हुआ? कितने? 525। स्टॉक में FIFO है, स्टॉक में 200 पहले थे, 500 और आ गए, तो 200 के साथ 500 बाद में। FIFO है ना, तो तमीज रखनी है। तो 22 वाले और 25 वाले 4400 और 12500। फिर क्या हुआ? सेल 5 तारीख को होगी सेल। कितने? FIFO है 480 पहले, ये फिर 280 इनमें से, तो 222 वाले और 280 25 वाले ये बिक गए। इनमें से 280 बिक गए, 220 रह गए 25 वाले 5500। फिर क्या हुआ? कब? 9 अप्रैल को हो गई परचेज। हंड्रेड कितने वाले? 28 वाले। टू 20 पहले थे, 128। फिर परचेज रिटर्न्स। जो रिटर्न्स है ना, वो चूंकि पहले किसी हुई ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है, तो उसी कॉलम में एज नेगेटिव आएंगी। किस तारीख को? 10 अप्रैल को परचेज रिटर्न्स। अब ये परचेजेस का रिवर्सल है,
इसलिए अच्छा, फिजिकली स्टोर से यूनिट्स बाहर जा रहे हैं, परचेज रिटर्न स्टोर से बाहर सप्लायर को जा रहे हैं, लेकिन यहां नहीं लिखना, चूंकि परचेजेस का ये रिवर्सल है तो यहां पर नेगेटिव लिखना है 20। परचेजेस में नेगेटिव मतलब रिसीट्स में नेगेटिव। ये जो 20 है ये स्टोर से निकल के वापस जा रहे हैं, तो इनमें से ऊपर वाले, यानी चूंकि FIFO है इसलिए पहले ये वाले जाएंगे। ये सब लोग जाके मेरी बात दोबारा सुनना, परचेज रिटर्न्स स्टोर से आउट हो रहा है, तो स्टोर से आउट होते हुए ये जो लाल वाली ट्रांजेक्शन थी सेल वाली, कितने थे 480, इन 480 को जब आउट करना था, सेल है ना आउट है, तो FIFO का रूल लगाया। FIFO का क्या रूल लगाया, पहले ये 200 वाले फिर बाकी 280 इसमें से। तो अब मैं कह रहा हूं कि परचेज रिटर्न्स 20 यूनिट सप्लायर को जा रहे हैं तो आउट है ना, तो इस पर भी हम FIFO वाला रूल लगाएंगे कि ये 20 इसमें से आउट होंगे। ये जो FIFO या एफको के रूल्स हैं ये रिटर्न्स पे नहीं लग रहे हैं सच। रिटर्न क्या है, पिछली हुई ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है, तो जो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो रही है ना उसी वाला रेट लगना है। सबको बता रहा हूं सारे। तो इस 20 पे रेट कौन सा लगेगा, ये वाला 25 नहीं, ये, क्योंकि रिटर्न इस ट्रांजैक्शन में से वापसी है। सप्लायर तो हमें उतने ही पैसे वापस करेगा ना जितने का हमने खरीदा था, तो इसलिए परचेज रिटर्न जिस ट्रांजैक्शन की रिटर्न है वो वाला रेट लेना है। सवाल में कैसे पता कि ये इसमें से लिखा हुआ है, अगर ना लिखा होता खामोशी होती, मतलब सिर्फ परचेज रिटर्न होती बस 20 यूनिट्स। नहीं, इसमें FIFO FCO की बात नहीं है। देखें, अगर परचेज रिटर्न 20 यूनिट्स के साथ ये ब्रैकेट में 2 अप्रैल ना लिखा होता तो ये डाटा की कमी है, तो इसमें कोई FIFO FCO का रूल नहीं लगेगा। बस हम एक एग्जाम हल ये निकालेंगे कि जो आखिर में खरीदे थे उन्हीं में से वापस हुए हों। ये FIFO FCO नहीं है, बस इंफॉर्मेशन कम है, तो बस जो नया होगा उसी की वापसी हो रही होगी। तो इसलिए अगर 2 अप्रैल ना लिखा होता तो फिर वो इसमें से हम वापस ले लेते। तो इसलिए परचेज रिटर्न चांसेस तो हैं कि वो मेंशन होना चाहिए कि वो किन में से रिटर्न है। अब ये 20 जो वापस जा रहे हैं 25 वाले 500 नेगेटिव, ये वापस जाने की वजह से अब स्टोर की पोजीशन ये रह गई कि ये 220 में पड़े हुए थे 20, तो 20 निकल गए तो 200 रह गए, और ये 100 तो है ही है। फिर क्या हुआ, 15 तारीख को हो गई सेल, कितनी 430 230 सेल है, FIFO आउट करना है, तो 230 को 200 ये 30 इसमें से। तो स्टॉक में रह गए वो 200 गए, इनमें से 70 रह गए 28 वाले, फिर 19 को हो गई ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ लिखूं, इशू में, परचेजेस में नहीं। वो डबल एंट्री है कि डेबिट क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं। हम यहां इस कार्ड के अंदर रिसीट्स और इश्यूज लिख रहे हैं। जो स्टोर से आउट होगा वो यहां जाएगा, जो स्टोर में इन होगा वो यहां जाएगा, सिवाय रिटर्न के, चाहे वो परचेज रिटर्न हो चाहे वो सेल रिटर्न हो। उसमें क्या करेंगे, जिस ट्रांजैक्शन का रिटर्न है
उसमें नेगेटिव। जैसे जब आगे कोई सेल रिटर्न आएगा तो उसको हम यहां पर नेगेटिव लिखें। तो ड्राइंग्स कितनी हो रही है? 40 यूनिट्स, यही वाले ही हैं। तो 40 यूनिट्स इशू हो गए, 28 वाले, 11 20, बाकी रह गए 30, 28 वाले 840। फिर इसके बाद सेल रिटर्न। कब हो रही है? 21 अप्रैल को सेल रिटर्न। कितने यूनिट्स? 60 और 10। 60 किन में से हैं और 10 इनमें से। सिक्सटी नेगेटिव और 10 नेगेटिव। ये मैं इधर इशू वाले कॉलम में हूं, ये रिसीट्स वाला कॉलम, ये इशू वाले कॉलम, ये बैलेंस वाला कॉलम। तो ये मैं इशू वाले कॉलम में हूं, सेल रिटर्न नेगेटिव लिखा है। साथ रेट कौन सा लगेगा? सेल रिटर्न में बेचे हुए यूनिट स्टोर में वापस इन हो रहे हैं, तो उनको भी तो कोई रेट लगाना पड़ेगा। चूंकि ये रिटर्न है, मैंने अभी कहा था कि परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, ये जो रिटर्न होती है ना, ये पहले हुई ट्रांजैक्शन का रिवर्सल होती है। तो इसको इस कार्ड में किस रेट पर लिखेंगे? जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का रेट था। 60 यूनिट्स इनमें से हैं, ये या ये 75। इस दिन जितने यूनिट्स बेचे थे वो ये दो तरह के थे, इनमें से 60 वापस आ गए। तो मैंने पूछा यह है कि 60 इनमें से वापस आए हैं कि इनमें से वापस आए? ऊपर वाले में से आए। अच्छा, इनमें से जिनको बिल्कुल ही बात समझ नहीं आ रही, दोबारा बोल रहा हूं, 60 यूनिट्स जो सेल रिटर्न हुई है वो ओरिजिनली सेल कब हुए थे? तो 5 तारीख को ये हैं जो सेल हुए थे। 60 इन दोनों में से कौन से वाले? अच्छा, जिनको लग रहा है कि इनमें से हैं, तो क्यों इनमें से क्यों हैं? पहले ये सेल हुए थे। अच्छा, तो वो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, फर्स्ट आउट फर्स्ट इन तो नहीं है। अच्छा, जिनको लगता है कि इसमें से क्यों? हाँ, परचेज रिटर्न कैसे क्या था? अरे नहीं नहीं, खराब और नया फाइफो फाइफो के जो रूल्स लग रहे हैं उसमें तो मैं पता ही नहीं कि खराब चीजें कौन सी वाली में से हैं। इसमें से होंगे। अच्छा, इसकी मैं 2 रीजंस बताता हूं आपको, एक रीजन लिख के और एक इशारों से। पहले लिख के बताता हूं। ये वाला पोर्शन मैं इधर बना रहा हूं। जब सेल हुए थे 480, तो उससे पहले स्टॉक की पोजीशन ये थी। सेल करते हुए क्या लिखा था? 480 सेल हुए थे, 200 ये गए थे, 280 20 नहीं, इसलिए स्टॉक में रह गए थे, ये बिक गए थे, इनमें से ये वाले रह गए थे। 480 सेल हुए थे, उनमें से 20 वापस आ गए, यानी इफेक्टिवली कितने सेल हुए? 480 सेल हुए थे, 20 वापस आ गए, तो 460 सेल हुए ना। तो अगर 460 सेल हुए तो उनको कैसे लिखते? 460 को ऐसे लिखते। तो इसलिए वो जो 20 की वापसी है वो इसमें से, इन दोनों में से
इसमें से 20 वापस लेने, क्योंकि 20 वापस आने का मतलब है कि 480 नहीं बिके फिर 460 बिके, तो 460 को लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं ना, ये 200 और ये 260, तो इसलिए इसमें से 20 वापस लेना। समझ आया? पक्का? चलें एक और रीजन बताता हूं इशारों से। सेल, रिटर्न, सेल और रिटर्न, क्योंकि रिटर्न वापसी है ना, तो सेल जैसे लिखी थी, रिटर्न तो फिर उल्टा चल रहा है। तो इनमें से 60 और 10, तो 60 हैं 25 वाले और 10 हैं 28 वाले। और ये बन जाएगी अमाउंट 1500 280। और इनके वापस आने के बाद स्टॉक की पोजीशन क्या हो गई? पहले क्या थे? 28 वाले, अब इनमें 30 इनसे पुराने वाले आए हैं, 30 नहीं सॉरी 60। देखें ये जो 28 वाले हैं ये स्टोर में रहते थे, जो 60 वापस आए हैं वो इनसे सीनियर वाले हैं ना, तो अब जब स्टॉक की पोजीशन लिखेंगे तो 60 ऊपर लिखूंगा मैं, और वो 30 10 बढ़ के 40 हो, 11 ये स्टॉक की पोजीशन आ गई। अब 21 के बाद क्या हो रहा है? परचेज, कितने? 150, 30 वाले 4500, 60 रहते हैं 25 वाले, 40 रहते हैं 28 वाले, 150 और आ गए 30 वाले, 1500 1120 4500। फिर गुड्स चोरी हो गई 30th को। अब गुड्स का ज़ाया होना जस्ट एक आउट है, तो इशू में 10 25 वाले, तो ये रह गए 50। ये क्लोजिंग स्टॉक होगी 68। इस वाले बोर्ड पे है कैमरा, इस वाले पूरे बोर्ड पे है। अच्छा उस रूम वाले बच्चे, इस बोर्ड पे कैमरा है, पूरा टेबल आ रहा है, इसकी पिक्चर ले लें, क्योंकि कैमरा बेशक ऑन होगा लेकिन बच्चे उठेंगे तो फिर आपको नज़र नहीं आएगा। क्लास ख़त्म कर रहा हूँ ना इसलिए कह रहा हूँ, उसकी पिक्चर ले लें, वो नोट कर लेना फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, उनको बैग दे दो, दे दो उनको बैग।